तो सबसे पहले यूहान शहर में 1/12/2019 को आया। ठीक है। फिर चाइना के कुछ अगल बगल के स्टेट्स में गया। उसके बाद 31/12 को ये WHO का जो एक हर कंट्री में एक WHO अपना कार्यालय खोल के रखता है, उसमें इन्होंने इन्फॉर्म किया कि नहीं, एक ऐसा डिजीज आया है जिसका निमोनिया लाइक फीचर्स है और इसका जो वेक्टर है किस वजह से हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। फिर लास्टली ये 11 मार्च 2000 को ये पैंडेमिक इसको घोषित कर दिया गया। उसके बाद पहले 11 फरवरी को इसका नाम कोविड-19 रखा गया। एक्चुअली कोविड-19 कुछ है नहीं, इससे पहले भी 2011 में सार्स ग्रुप का वायरस है ये। अभी सार्स ग्रुप का दूसरा वायरस आया है जिसको कोविड-19 या को-19 बोलते हैं। इसमें हम जानेंगे कि ये कैसे फैलता है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? केस। सबसे पहले अगर हमें कोविड है, हम अगर डिजीज से ग्रसित हैं तो हम केस हुए, हमारे द्वारा किसी को हो सकता है। दूसरा कांटेक्ट, अगर हम इफेक्टिव है, हम इन्फेक्टेड है, अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तब होता है। तीसरा होता है फोमाइट्स, हम जब बोलते हैं तो हमारे बोलने के क्रम में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से बाहर आता है, स्नीजिंग करते हैं उस समय आता है। तो इन सब चीजों से ये कंटामिनेट करता है। बोलता है कि कंटामिनेट करता है तो कितना दिन तक ये हमारे बीच रहता है। अगर हमें हुआ, हम आपके सामने गए, तो हमारे और आपके बीच में ये कितना दिन तक रहेगा? तो बोलता है कि मैक्सिमम अभी तक जो है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज होता है, जिसमें ये मैक्सिमम ट्रांसमिट करने का कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि कौन से एज ग्रुप ज्यादा ये अफेक्ट करता है। तो इसमें कहता है कि जो 30 इयर्स प्लस हो या फिर एक्सट्रीम ऑफ एजेस बोला जाता है। एक्सट्रीम ऑफ एजेस का मतलब है कि या बच्चा या बूढ़ा। दो बात हो गया। तीसरा बात है कि कोमॉर्बिड कंडीशन, किसी के साथ, किसी को हाइपरटेंशन का कोई डिजीज हो और डायबिटिक हो और कोई भी कैंसर हो या ऑन मेडिकेशन हो, तो इन सब लोगों को ज्यादा होने का चांस है। तीसरा, स्वामी जी पहले बोले थे कि ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जैसा एक सिचुएशन आ गया है, वो सही बोले थे। अब बोला जाता है कि इसका फर्टिलिटी रेट मतलब कितना लोग इन्फेक्टेड है और उसमें उस डिजीज के होने से कितने लोग मर रहे हैं। तो ये हमारे इंडिया में अभी करेंट जो डेटा है उसमें 3.6% है, मतलब 100 में 3.6 लोग मर रहे हैं। ठीक है। सिम्टम्स की बात करेंगे। फीवर है, सोर थ्रोट है, गले में खराश होगा, ड्राई कफ, सूखा खांसी जिसको बोलते हैं, सांस लेने में तकलीफ जिसको ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, और बहुत सारा सिम्टम्स है। जैसे अभी रैशेस हो रहा है, तो ये हमारे कंट्री में अभी नहीं आया, लेकिन हमारे कंट्री में इतने ये 5 सिम्टम्स बहुत ज्यादा। फिर बोला जाता है कि अब हम ऐसा नहीं कि अगर हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन है तो हम सिम्टम्स प्रेजेंट करेंगे ही। अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि हमारे झारखंड में 95% लोग जो है एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको किसी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी वो कोविड-19 से ग्रसित है। ठीक है। ये अब बात आती है आपके सवाल की कि हम कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, या ग्रामीण भारती जो अपना ये एनजीओ चला रहा है वो लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, वो अपने आप को कैसे बचाएंगे, या फिर आपको है, आप लोगों को कैसे बचाएंगे, बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं उन्हें आप कैसे प्रिवेंट करेंगे ये डिजीज होने से। तो इसमें बहुत सारा बात है। इससे पहले पार्था ने और दीप जी ने भी बात किया था कि स्टे होम, मेक ए डिस्टेंस। तो वही बात है, स्टे होम, स्टे सेफ। आप जितना ज्यादा घर में रहेंगे उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। डिस्टेंस डिस्टेंस बोला जाता है कि ये 6 मीटर तक स्प्रेड करता है, लेकिन हमें 6 मीटर नहीं, हमें 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना। इसलिए क्योंकि वायरस का जो वेट होता है ये काफी ज्यादा होता है। जब हम स्नीज करते हैं तो वो खुद ब खुद सेटल डाउन कर जाता है 1 मीटर से पहले। इसलिए मीटर का डिस्टेंस बना के रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी बात है मास्क। मास्क है, हम कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स में कुछ वैसा इक्विपमेंट आता है, जैसे मास्क N95।
अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है, अभी हम लोगों के बीच में बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग के लिए आते हैं, बोलते हैं कि सर हम N95 हमारे पास नहीं है, हमारे पास सर्जिकल है, हमारे पास कपड़ा वाला मास्क है, तो क्या ये हमें मतलब बचा सकता है कोविड-19 से? तो इसका दो रीजन है। पहला कि अगर हम सर्जिकल मास्क या फिर कपड़ा ले लेते हैं, या फिर हम अपने गमछा को ही अपने मुंह को ढक लेते हैं गमछा से, तो इससे भी बच सकता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है मोर देन 5 माइक्रोमीटर होगा माइक्रोमीटर होगा। और N95 का क्या है कि वो 3 माइक्रोमीटर से कम डायमीटर वाले को वो प्रिवेंट करता है, इसलिए N95 उतना नेसेसरी नहीं है। आपके पास जो है कपड़ा का मास्क है, सर्जिकल मास्क है, या फिर गमछा है जो आप अपने मुंह को ढक सकते हैं, इससे आप बच सकते हैं। डिस्टेंस हो गया, मास्क हो गया। तीसरा बात फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इसलिए हमने पहले ही बोला था कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो 3 चीजों से है। पहला कि केस है, कॉन्टैक्ट है, फोमाइट्स है। तो फोमाइट्स से तो हम मास्क से प्रिवेंट कर लेंगे, क्योंकि हम स्नीजिंग कर रहे हैं, तो मास्क लगा के हम जो हमारे मुंह से या फिर नाक से जो भी एयर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इससे मास्क से बचे। अब हम कॉन्टैक्ट से कैसे बचे? तो कॉन्टैक्ट से बचने के लिए बोला जाता है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना, कि आप हर 2 घंटे में हाथ को धोएं, या फिर आप बाहर से जैसे सब्जी लेने जाते हैं या फिर कोई भी नेसेसरी काम के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप घर आए तो सबसे पहले आप हैंड वॉश करें। हैंड वॉश का तरीका है, इसका एक निमोनिक है। अगर आप गांव जाते हैं, ग्रामीण भारती के एनजीओ चलाने के लिए आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो उन लोगों को आप बता सकते हैं। इसका एक निमोनिक है जिससे आप आसानी से याद किया जा सकता है। सुमन के, SUMAN के। एस से होता है सामने, अपने हाथ को, हम मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इसको, आप बहुत अच्छे से लोगों को बता पाएंगे। एस से सामने होता है ये, इसको ऐसे रगड़ना है 20 सेकेंड तक। उसके बाद होता है यू, यू से उल्टा, हाथ को इस तरीके से रगड़ना है 10 सेकेंड इसमें, 10 सेकेंड इसमें, ठीक है। उसके बाद एम आता है, इसे मुट्ठी, मुट्ठी को ऐसे करना है, ऐसे करके रगड़ना है इससे, इस हैंड में 10-10 सेकेंड के लिए। उसके बाद एम के बाद आता है ए, ए से उंगली, उंगली में आपको इस तरह से रगड़ना है, फिर उंगली के बीच में जाना है, इसी तरह दूसरे हाथ में करना है। उसके बाद फिर एन से नाखून, नाखून में क्या करना है कि इस नाखून को इस तरीके से रख के ऐसे करेंगे तो नाखून बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। के से कलाई आता है, के से आप इस कलाई को इस तरह से, फिर 10 सेकेंड इस तरह से इस हाथ में करेंगे, मतलब एक अपोजिट हैंड में करते जाना है। और ये टोटल 1 से 1.5 मिनट का प्रक्रिया है, आपको करना ही पड़ेगा। और एक फिर सवाल जनरेट होता है कि भाई हम हैंड वॉश स्प्रिट लें या सैनिटाइजर लें या फिर साबुन से कर लें, तो आपके पास जो अवेलेबल है, साबुन है, स्प्रिट है, सैनिटाइजर है, आप उससे प्रॉपर वे में हैंड वॉश कर सकते हैं। और इम्यूनिटी, अभी बोला जाता है कि इससे घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे दिल्ली के सरकार ने भी एक बात बोला था ऐसे ही कि कुछ दिन के बाद, 1-2 महीना के बाद हमें एक आदत डेवलप कर लेना चाहिए इसके साथ रहने का। WHO का भी यही गाइडलाइन है कि एक बार जो आ गया है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि खत्म नहीं हो सकता, वैक्सीन बन जाएगा, मेडिकेशन आ जाएगा तो हमें होगा नहीं, उसका इलाज हो सकता है। अगर हुआ भी तो उसका ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल रहेगा, ये बात है। और आप लोग बच्चों के एक सामने जाते हैं, सवाल है आप मेरा। जैसे बोले। हाँ पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप पीएमसीएच में हैं, तो जैसे हाँ जी। पीएमसीएच को अभी शायद टेस्ट लैब के रूप में बनाया गया है, हाँ जी। तो क्या वहाँ का भी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं? जैसे क्या मतलब लोग टेस्टिंग से डरते हैं, या फिर हाँ 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 टेस्ट अवेलेबल किट्स का प्रॉब्लम है, या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के बारे हाँ में कुछ हाँ, बता मैं सकते बताता हूँ आपको। चलिए, अच्छा सवाल है ये। अभी क्या था कि इससे पहले जो भी था हमारे पास, स्टार्टिंग में जब ये कोविड आया था हमारे झारखंड में, तो हम लोग जब स्क्रीनिंग करते थे तो यहाँ से हम सारा सैंपल जमशेदपुर भेजा करते थे, यहाँ एक दिन रहता था। उस समय क्या होता था कि जो प्रिजर्विंग टाइम है, अगर अभी हम सैंपल लिए तो कल मॉर्निंग में, परसों मॉर्निंग में भेजा जाता था। तो ये डिले हो जाने की वजह से कुछ मतलब रिजल्ट में
थोड़ा सा गड़बड़ी आता था, लेकिन अभी क्या है हमारे पास कि अभी हमारे पास 3 मशीन है जिसमें 2 फंक्शनल है, और अभी हमारे पास प्रॉपर किट है जिससे हम लोगों को सैंपलिंग इजी वे में कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभी 70 टू 80 सैंपलिंग नहीं हो रहा, लेकिन कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले का बात है कि अब झारखंड सरकार या फिर इंडियन